Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the Kohlrausch law. This law states that at infinite dilution, where ionization of one electrolyte is complete and where all the inter-ionic effects are absent, each ion migrate independently of its co-ion and contribute a definite share to the total equivalent conductance of the electrolyte. In other words, the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution is the sum of the contribution of equivalent conductance of individual ions. For example, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस इनके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है Ax और By. When it dissociate, it form X numbers of cations and Y number of anions. This is negative. Y number of anions. According to तो फिर कोलरॉश के मुताबिक क्या होगा कि this is the equivalent conductance of electrolyte as a whole, and lambda C, this is the equivalent conductance due to cations, and lambda A, this is the equivalent conductance due to anions. So according to Kohlrausch law, the total conductance of the electrolyte is equal to the sum of the conductance due to cations and anions, and this is the Kohlrausch law. अब ये इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन थे. कोलरॉश ऑब्जर्व द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सेम व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ सेम काउंटर आयन एट सेम टेम्परेचर एंड व्हेन सेम सॉल्वेंट इज बीइंग यूज्ड. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये इस टेबल में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. KCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है 1.49.86 और NaCl का है 126.41. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा अगर इसको हम कर लेते हैं KCl, ये यहाँ पर कंडक्टेंस ऑफ KCl माइनस कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 23.41. अब ये कंडक्टेंस किस की वजह से हैं? देखिए यहाँ पर ये क्लोराइड आयन तो दोनों में कॉमन है, यानी ये होगा इसका कंडक्टेंस ये K और Cl के सम के बराबर है. इस तरह NaCl है Na और Cl के सम के बराबर है. तो ये Cl और Cl कैंसिल हो जाएगा. सो डिफरेंस इन conductance of these two electrolyte is due to difference in conductance of K and Na due to potassium ion and sodium ion, and this is equal to 23.41. अब अगर दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें ये भी पोटाशियम और सोडियम का है, इनके साथ एनाइंस वो ब्रोमीन है, तो इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो उनका डिफरेंस भी इसी तरीके से अगर हम ले लें तो उनका भी 23.41 आएगा. यानी अगर KBr से हम NaBr माइनस कर लेते हैं तो जिस तरह इस केस में Cl कैंसिल हो जाता है ना, इस तरह इस केस में Br कैंसिल हो जाएंगे तो K माइनस Na हो जाएगा. जिस तरह ये K माइनस Na है तो इसका डिफरेंस भी 23.41 ही आएगा. इसी तरह अगर ये ले लेते हैं पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, तो इस केस में भी इन दोनों का अगरचे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस डिफरेंट है लेकिन डिफरेंस इसका सेम आएगा. तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटाशियम का कंडक्टेंस वो सेम ही रहेगा चाहे उसके साथ जो भी आयंस हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या नाइट्रेट हो. इसी तरह सोडियम आयन का कंडक्टेंस वो सेम रहेगा चाहे इसके साथ एनाइन क्लोराइड अटैच हो या ब्रोमाइड अटैच हो या नाइट्रेट अटैच हो. सो इट मीन्स दैट ईच आयन, इन दिस केस पोटाशियम, contribute a definite share and its conductance is independent of its co-ion. पोटाशियम के लिए, इसी तरह सोडियम के लिए कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को-आयन. ये तो जब कॉमन आयन एन आयन हो. इसी तरह कॉमन कैट आयंस भी हो सकते हैं. दूसरे केस में अगर हम देख लेते हैं
के बी आर और के सी एल अगर हम देख लेते हैं, इसका अगर डिफरेंस देख लेते हैं तो ये डिफरेंस किस वजह से होगा, ये बी आर और सी एल की वजह से होगा, क्योंकि के और के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिस तरह इस केस में है, यहाँ पर के आ जाएगा, इधर के आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये होगा बी आर माइनस सी एल का डिफरेंस 2.06 होगा। इस तरह अगर ये दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड है, तो इस केस में भी ब्रोमीन माइनस ब्रोमाइड और क्लोराइड का डिफरेंस वो सेम ही रहेगा, 2.06 आ रहा है ना। सो इट मीन्स दैट द कंडक्टेंस ऑफ ब्रोमाइड और क्लोराइड इज सेम एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट। द कंडक्टेंस ऑफ ब्रोमाइड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कोआइन। कोआइन इसका क्या है, पोटाशियम है, इस केस में सोडियम है और लिथियम है। तो चाहे जो भी इसके साथ कैटाइन अटैच होगा, इस ब्रोमाइड का अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, वो सेम रहेगा, यानी उसका कंडक्टेंस ये दूसरे आयंस की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, और यही कोलराज लॉ है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द डिफरेंस इन कंडक्टेंस ऑफ potassium ion and sodium ion is 23.41 ohms per ohm centimeter square for any electrolyte having common ion. For any electrolyte, इन 6 में से जो भी ले ले, it does not depend on the nature of the anion attached with potassium ion and sodium ion, and that is the Kohlrausch law. इसी तरह इस केस के लिए भी similarly difference in conductance of bromide and chloride is 2.06 per ohm centimeter square for any electrolyte. It does not depend on nature of cation attached with bromide or chloride. Hence, Kohlrausch gave the following law: at infinite dilution, each ion makes a definite contribution towards the equivalent conductance of the electrolyte, irrespective of the nature of the other ions. अब इसके बहुत से एप्लीकेशन हैं, न्यूमरस एप्लीकेशंस। उनमें से एक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, हाउएवर इट कैन बी मेजर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली। यानी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, मोलर हो या इन टर्म्स ऑफ मोलर या ग्राम इक्विवेलेंस हो, वो सारा आयोनाइज होगा, तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंपेरेबल होगा उसकी कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, तो इसलिए जो कंडक्टेंस हम मेजर करते हैं वो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो उसका कंडक्टेंस 1 मोल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा आयोनाइज फॉर्म में नहीं होगा। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो आयंस 1 मोल नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं 1 मोल डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो आयंस भी 1 मोल ही आएंगे, तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक्यूरेट आ जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में जितना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो सारा आयोनाइज नहीं होगा, so therefore the equivalent conductance or molar conductance of weak electrolyte cannot be measured directly. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मेजर कर सकते हैं। सो कोलराज लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक CH3 एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेट्स सपोज इस कंडक्टेंस, ये इसका कंडक्टेंस है, और ये आसानी से ये दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। इस तरह KCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और सोडियम एसीटेट, पोटाशियम एसीटेट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी कंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड, और इसका कंडक्टेंस लेट्स सपोज ये इसका कंडक्टेंस है, और इस तरह HCl भी। तो ये तीनों हम मेजर कर सकते हैं। ये मेजर नहीं कर सकते हैं, ये KCl, CH3COOK और HCl, इसका हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम ये एसिटिक सोडियम पोटाशियम एसीटेट और HCl के कंडक्टेंस को प्लस कर ले और इसमें से KCl को माइनस कर ले, तो इस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर इसके अपना इनके आयंस को हम इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी इसके लिए द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ
potassium acetate is the sum of the conductance due to acetate ion and potassium ion. This is the sum of the conductance of potassium ion and acetate ion plus conductance of HCl. ये इसका conductance, this is the sum of the conductance due to HCl, due to H and Cl. इस तरह फिर माइनस और फिर conductance of KCl, this is the sum of the conductance of K and Cl, conductance of K and Cl. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर देख ले, ये माइनस के, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस के इस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये Cl इस Cl के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, एक H बच जाएगा और H एसीटेट आयन बच जाएगा। सो H और एसीटेट आयन, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरह अगर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस हो तो प्लस करते हैं और दूसरे को माइनस कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरह इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एप्लीकेशन है। इस तरह एक एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। The degree of dissociation of weak electrolyte at infinite dilution can be determined by dividing the equivalent conductance or molar conductance of electrolyte at given concentration by the equivalent conductance or molar conductance of same electrolyte at infinite dilutions. Conductance जो कि is proportional to concentration of ions. अब अगर किसी भी dilution पर conductance है for weak electrolytes, that is proportional to available number of ions. और ये जो conductance है at infinite dilutions, ये किस हालत में होगा, when all of the electrolyte has been dissociated, तो उसका conductance है lambda naught at infinite dilutions, और at any dilution वो है lambda। तो इसका मतलब this lambda is proportional to ions, dissociated ions, which are in equilibrium to undissociated। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये जितने भी आयंस सोल्यूशन, जितने यानी सारे आयंस, जब सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए सो यानी अनडिसोसिएट उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो कंडक्टेंस फिर लैम्डा नॉट है। सो दिस कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर या total number moles or gram equivalents of the electrolyte, total number of molecules of the electrolytes. So ratio of the conductance, yani this conductance is proportional to available number of ions, and this is proportional to total number of ions. So ratio of these two gives the degree of dissociations. ये एक एप्लीकेशन है। और इस तरह एक एप्लीकेशन है टू कोलरास लॉ कैन बी यूज to find out the calculation of ionic product of the water, ionic product of the water के लिए calculation of ionic product of water किस तरह कर लेते हैं। As you know, water is a weak electrolyte which is poorly dissociated according to this equation H2O, इससे H ions और OH ion बनेंगे। अब equilibrium में है तो according to law of mass sections ये हमारे पास equation बन जाता है, इसमें ये equilibrium constant है। अब ये वाटर को अगर कांस्टेंट के साथ कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन सेम, तो देयरफॉर इन दोनों कांस्टेंट को अगर हम एक लेते हैं और वो W है, सो K2O इज इक्वल टू KW, इन दिस KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस एंड OH आयन का प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। अब इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर को हम मेजर कर सकते हैं इन बाय with the help of the Kohlrausch law। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी इसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ O आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस और OH आयंस के लिए हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमें चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर चाहिए, और एक डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा चाहिए। तो इसके फिर ये इक्वेशन हम यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें वाटर का
कंसंट्रेशन मालूम हो जाए और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम हो जाए। तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम ये कंडक्टेंस मेजरमेंट से मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कोलराज लॉ। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डेंसिटी से कैसे मालूम कर लेते हैं? एज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 298 इज इक्वल टू 0.997 ग्राम पर ml। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? 997 ग्राम पर लीटर, यानी 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 ml में 0.997 है, तो 1000 ml में या 1 लीटर में क्या हो जाएगा? 997 ग्राम पर लीटर। अब अगर ये डेंसिटी है, अब अगर डेंसिटी को हम मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं तो इसको भी मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 997 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगी, और वो क्या आता है 55.3 मोल्स, और पर लीटर हो जाएगा। सो मोल्स पर लीटर, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशंस, मोलैरिटी। So concentration of water is 55.3 moles per liter, or 55.3 into 10 power minus 3 moles per meter cube। ये तो हो गया concentrations। अब जब और इस तरह अगर हमें ये अल्फा भी मालूम हो जाए, ये इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, ये ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ में कि किस तरह ये इसके बराबर है, एक एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। अब अल्फ़ा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस एट एनी गिवन डाइल्यूशंस वो हमें चाहिए। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर ये कांस्टेंट है, दैट इज़ अवेलेबल इन लिटरेचर, एंड इट इज़ 5.8 into 10 power minus 6। ये तो हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो तो लिटरेचर में अवेलेबल है, वैल्यूज गिवन है, वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, और कंसंट्रेशन हमने मालूम कर दिया, ये हो गया। तो ये इससे यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट दिस इज द कंडक्टेंस, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। और ये हो गया ऑब्जर्व कंडक्टेंस और कंडक्टेंस एट इनडेफिनिट डाइल्यूशंस, वो हम यूज़ कर सकते हैं कोलराज लॉ को कि कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू ड्यू टू कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्लस कंडक्टेंस ऑफ OH आयन। अब एट इनडेफिनिट डाइल्यूशन ये कांस्टेंट लिटरेचर में अवेलेबल है, तो लिटरेचर से अगर हम ये वैल्यू ले लें, पुट कर लेते हैं, सो वी गेट 547.8। तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस एट इनडेफिनिट डाइल्यूशंस, इन्फिनिट डाइल्यूशंस। तो अब इन दोनों का रेशो लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिस तरह पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ गया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H आयन दैट इज इक्वल टू अल्फा C, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से आ गया, और C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, वो भी कैलकुलेट कर दिया है। तो ये हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर हैं, तो यही कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस की भी हो जाएगा। तो अब के इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू लगा लेते हैं, सो वी गेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 1.1 into 10 power minus 14, दिस इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग द कोलराज लॉ। तो ये 3 एप्लीकेशंस काफ़ी है।